and my users and start new lectures। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने आप लोग को बताया था कि नेचर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स में गैमेटोजेनेसिस के लिए कौन कौन से सेल डिवीजन परफॉर्म होता है या कंप्लीट होता है उसके बारे में हम लोग ने थोड़ी सी जानकारी ले ली थी। और इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा सा देख भी लिया था एग्जाम्पल्स किन किन लोगों में पाया जाता है, किन किन ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारे कुछ ऐसे भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं नेचर में जिसका कि हमें जानना है कि उसके मियोसाइट में कितने क्रोमोजोम सेट्स पाए जाते हैं। और ये सभी के सभी क्रोमोजोम स्पेसिफिक होता है, किसी भी स्पेसीज में ये स्पेसिफिक होता है। दैट मीन्स हम कह सकेंगे कि क्रोमोजोम नंबर इज वेरी फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज बोलेंगे। और हमने पिछले क्लास में ये भी आप लोग को बता दिया था कि नेचर में 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने डिवाइड किया था क्रोमोजोम सेट के आधार पर टू ग्रुप्स में। वन ऑफ देम इज सेड टू बी हैप्लोइड, नाउ नेक्स्ट वन इज सेड टू बी डिप्लोइड बोलेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये नेचर के दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक को हैप्लोइड बोलेंगे और दूसरा को डिप्लोइड बोलेंगे। एक को हैप्लोइड और दूसरा को डिप्लोइड बोलेंगे। तो अब हम लोग को आज बात करनी है इस क्रोमोजोम की नंबर को, यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स number of chromosomes of the some important organisms। हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स को देखना है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में देखना है कि उसमें क्या कितने कितने क्रोमोजोम्स नंबर मौजूद होते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग कॉलम बनाएंगे। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम, क्रोमोजोम ऑफ गैमेट्स, मियोसाइट नंबर, मियोसाइट क्रोमोजोम नंबर। तो हम लोगों ने इस पिछले क्लास में हम लोगों ने इस बात की जानकारी ले लिया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नेचर which are divided into two main groups, one of them is said to be haploid and another is said to be diploid। अब इन सभी में जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैप्लोइड हो या तो फिर डिप्लॉइड हो, इन सभी में क्रोमोजोम की जो संख्याएं होती है, नंबर्स होता है, वो हमेशा स्पेसिफिक होता है। और उन्हीं कुछ ऑर्गेनिज्म में से हम देख रहे हैं कि उसके बॉडी में
जो उसके गैमेट में कितने क्रोमोजोम्स होंगे, उसके मियोसाइट सेल में कितने गैमेट्स क्रोमोजोम्स होंगे, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर कॉलम बनाना है। और हम मियोसाइट हम पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि दो सेल्स ऑफ दी any organism body which are involved in meiosis cell division so that it is said to be myocyte। और myocyte जब भी होता है तो वह डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, 2n के बराबर होता है। तो हम लोग अपना सीरियल नंबर मेंटेन रखेंगे, हम मेंटेन नहीं करेंगे, आप लोग अपना करते रहेंगे। तो पहला ऑर्गेनिज्म है जो नेचर का सबसे सुपीरियर और कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन। दूसरा मंकी, तीसरा डॉग, चौथा कैट, हॉर्स, गॉट, पिग हो गया, अगला देखेंगे फ्रॉग, टोट। अब इसकी साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस, मकाका, मुलाटो, डॉग, कैनिस, familiaris, cat, felis, maniculata, horse, equus, Caballus, God, Coprahicus, pig, Ascopa, Rana, Tigrina, Buffo, Vulgaris। देखते हैं ह्यूमन बींग्स में जब भी होता है इसके मियोसाइट में तो 46 होगा, मकाका में देखेंगे 48 होता है, डॉग में 78 होगा, कैट में 38 होता है, हॉर्स में 66 होगा, गोट में 66 होगा, पिग में 40 होगा, डाना टिग्रीना 24, बफो 24। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि मियोसाइट जब भी होता है तो डिप्लॉइड होता है, और गैमेट्स में जब भी क्रोमोसोम्स नंबर होता है तो मियोसाइट का हाफ होता है, मियोसाइट का हाफ होता है। तो हम बताएंगे 23, 24 और ये होगा 39,
19, 33, 33, 20, 12, 12। दिखा गया होगा। नेक्स्ट है हाउस स्पैरो। नेक्स्ट है सीप। नेक्स्ट है पिजन। नेक्स्ट है hen। नेक्स्ट है डक। अगला है ग्रास हॉपर। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट है मॉस्किटोज। हाउस स्पैरो का साइंटिफिक नेम होता है पैसर डोमेस्टिकस। सीप का होता है ओबिस डेरिस। पिजन का होता है कोलंबा लीबिया। हेन है गैलस। चूंकि यह हमारा डोमेस्टिक वर्ड है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिकस। अगला है ग्रास हॉपर, सॉरी डक है। तो डक का होता है एनस और ये इंडिया में पाया जाता है इसलिए कहते हैं एनस इंडिकस। क्या बोलेंगे? एनस इंडिकस बोलेंगे। ग्रास हॉपर का होता है ओएसिलोसेरस पिक्टस। हाउस फ्लाई का होता है मस्का और ये भी हमारे घर में ही रहती है जिसके कारण इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकस भी बोलते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम हुआ मस्का डोमेस्टिकस। फ्रूट फ्लाई जो हम आगे भी पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है ड्रोसोफिला मेलानो गैस्ट। और इसकी कई हमारे पास प्रजाति हैं लेकिन सिर्फ हम देखेंगे कुलेक्स स्पेसीज के बारे में। तो देखते हैं पैसर डोमेस्टिकस के पास
76 है, सीप के पास 54 है, पिजन के पास 79 भी होता है और 80 भी होता है। पिजन, ठीक है। मुर्गी के पास जब भी होता है तो 78, यानी हेन के पास जब भी होगा तो 78 होगा। और ये डक है, डक के पास भी होता है 80 होता है। डक के पास कितना होता है? 80 होता है। तो कॉलम बेहतर से मिलाएंगे। ग्रास हॉपर के पास जब भी होता है तो 24 होता है। हाउस फ्लाई के पास जब भी होता है तो 12 होता है। फ्रूट फ्लाई के पास जब भी होता है तो 8 होता है। और ट्यूलिप के पास जब भी होता है तो 6 होता है। थोड़ा कॉलम मिला लेंगे बेहतर से, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो इसका देखेंगे, यह 76 है, तो 76 है तो दैट मीन्स 35 38 होगा, ठीक है। 54 का 28 दूना 56, 27 दूना 54, ठीक है। 40 ये होगा 39, 40, 12, 6, 4, 3। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि नेचर के जो भी ऑर्गेनिजम्स उनमें से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म था जिसका हम लोगों ने देखा है कि इन सभी के म्योसाइट में 76 क्रोमोसोम्स हैं, जिसे हम स्पायरो बोलेंगे। सिप के बॉडी में जब भी है तो 54 है। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के म्योसाइट में इतने क्रोमोसोम्स नंबर हैं, जबकि इसके गैमेट्स में ये सभी क्रोमोसोम्स हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हम लोग सिल्क क्लॉथ को भी यूज़ करते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। ये जब भी प्रोड्यूस किया जाता है तो सिल्क बॉर्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगली बात, हम लोगों भी एक खास तौर पर एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हाइड्रा, और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए, जो कि हमेशा हम लोग अपने 9, 10 से लेकर के अभी तक हम इसके बारे में स्टडी करते रहेंगे। अगला एक ऑर्गेनिज्म है जो हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज कॉज करता है, और ये वॉर्म्स है जिसका नाम है स्कैरिस है। अगली बात अगला ऑर्गेनिज्म है, नेक्स्ट है प्लानेरिया, जिसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था पिछले क्लास में। तो देखेंगे ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी में कितने कितने क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे इसके बॉडी में, उसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट है हम लोग का पी है, स्वीट पी है, पैडी है, एप्पल है, बार्ली है। तो देखेंगे सिल्क बॉर्ड का बॉम्बैप्स, मोरी, हाइड्रा, इसके कई स्पेसीज हैं, इसलिए हम हाइड्रा स्पेसीज के बारे में बात करेंगे।
एस्कैरिस का भी कई स्पेसीज है। प्लानेरिया, स्पेसीज की बात करेंगे। पी पायसम, सटाइवम, स्वीटपी, लैथायरस, ओडोरेटस, पैडी। क्योंकि इसका जब भी हम लोग ये राइस बनाते हैं, बॉयल इसको करते हैं, तो ये पैडी से हमको राइस मिलता है और इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम ओराइजा। सटाइव, एप्पल, मेलस, सिल, मास्ट्रीज है और बाकी खाली एडजस्ट होगा। तो देखते हैं सिल्क वॉर्म में 32, हाइड्रा में 32, एस्कैरिस में 2, प्लानेरिया में 16, पी में 14, सीपी में 14, पैडी, सीपी 14, पैडी 24, एप्पल 34। अब इसके जो भी गैमेट्स होंगे उसमें 17 होगा, 12 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 1 होगा, 16 होगा, 16 होगा। यह जो हमारा नेचर का जो एस्कैरिस है, ये सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम को रखता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नेचर के कौन ऐसा, हाँ, नेचर में जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, खासतौर पर एस्कैरिस है, वो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पाया जाता है, जिसकी जो नंबर है वह 2 के इक्वल होता है। और क्वेश्चन भी हम लोग से कभी कभी एराइज कर सकता है जीके के रूप में कि विच वन ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेचर आर कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, आंसर विल बी एस्कैरिस। ठीक है, तो ये हमारा क्रोमोजोम नंबर्स थे। और भी देखेंगे हम लोग। बार्ली को देखिए, अगला है मेज है, अगला पोटैटो है, अगला टोबैको है, अगला पियर है, अगला हनी भी है। तो बार्ली का देखेंगे, ऑडियम, वल्गेर, मेज का जी मैच, पोटैटो, सोलानम, ट्यूबरोजम,
टोबैको, निकोटियाना, टबैकम, पायरस, कम्युनिस, हनीबी। इसकी कई स्पेसीज है, लेकिन इंडिया में जो पाया जाता है उसका नाम है एपिस इंडिका। इसके पास 16 भी होता है और 32 भी होता है, लेकिन 16 जो होता है ये हैप्लॉइड केस में होता है। पायरस में ये जब भी होता है तो 78 होता है, या जब भी इसमें होता है तो 48 होता है, इसमें भी 48 होता है। पोटैटो, टोबैको, दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है और दोनों में जो हमारा क्रोमोसोम्स नंबर है वो सेम है, 48 है। जीमेज 20, बार्ली 14। और इस तरह से अब हम लोगों ने देख लिया कि इन सभी के ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में इतने मियोसाइट में क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, तो इसके गैमेट्स में जो क्रोमोसोम होगा वो होगा 7, 10, 24 और ये होगा 39 और ये हम 16 ही बोलेंगे। तो ये हमारे इतने सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके हमारा जानना था। इसके क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, इसके मियोसाइट में, इसके जर्म सेल्स में कितने पाए जाते हैं। और हम लोगों ने देख लिया कि नेचर की ये सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स में इस तरह का मियोसाइट में डबल होता है, जबकि इसके गैमेट में हाफ हो जाता है। तो हमने एक कंक्लूजन पिछले क्लास में लिया था हम लोगों ने कि ऑल गैमेट्स आर हैप्लोइड, ऑल गैमेट्स आर हैप्लोइड, या हमने बोला था गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड इन नेचर। ठीक है, वह कभी भी डिप्लॉइड नहीं होता है। अगर वह हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म हो या तो फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इन सभी के लिए गैमेट्स क्या होंगे, हैप्लोइड होगा। ठीक है, तो एक हम लोग का नोटेबल पॉइंट मिल रहा है। क्या नोटेबल पॉइंट मिल रहा है? कि हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट। क्या देख रहा था? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट्स बराबर हम लोग कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट बाई 2 बोलेंगे हम लोग। यानी ये जब भी होता है तो इस मियोसाइट का हाफ होता है, जब भी होगा तो क्या होगा, मियोसाइट का हाफ होगा। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यह एक हमारा नोटेबल पॉइंट मिल गया। मेडिकल में पूछ सकता है रिलेशन से तो ये हम लोग का एक नोटेबल पॉइंट मिल गया। ठीक है, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की गैमेट का अगर क्रोमोसोम्स नंबर निकालना चाहेंगे तो उसके नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम मियोसाइट में मौजूद होंगे उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा गैमेट्स का निकल जाएगा। ठीक है, अगले नोटेबल पॉइंट्स में ये तो फर्स्ट देखा था, अब दूसरी अब हम लोग देखेंगे।
दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि मियोसाइट जब भी होता है तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होता है, ये कभी भी हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे मियोसाइट्स आर ऑलवेज, याद रखना है, ऑलवेज प्रेजेंट इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम लोग जैसे में अगर हम लोग को लाइक में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मियोसाइट जब भी प्रेजेंट होता है तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर रिलेशन से यह हमेशा मियोसाइट एब्सेंट होगा, किसमें किसमें एब्सेंट होगा, हैप्लॉयड में, तो एब्सेंट इन हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और ये हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है कौन कौन, तो पहला आपको हम बताए थे हनी बी, कौन है ये, हनी बीज है। दूसरा जरा याद करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, रोटीफर है, जो कि पार्थेनोजेनेसिस के पार्थेनोजेनिक एनिमल है, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ये डेवलप होता है, तो रोटीफर है ये। डिजर्ट लिजार्ड है ये। तो ये सभी जो है हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और हैप्लॉयड जो भी ऑर्गेनिज्म है या पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा, यानी पार्थेनोजेनिक एनिमल्स है ये, क्या है ये, पार्थेनोजेनिक एनिमल है। याद रखेंगे, यही मेडिकल में क्वेश्चन आएगा, पार्थेनोजेनेसिस, और कुछ नहीं ज्यादा पूछता है, यही पूछता है। कॉन्सेप्ट कितना आपका क्लियर है, देखिए कैसे से कैसे क्वेश्चन टेस्ट कर दे सकता है, ठीक है ना। तो मेनली हम लोग को क्वेश्चन का स्कोप देखना है, एनसीईआरटी का ही ये पॉइंट है, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं बताते हैं और धड़ल्ले से निकाल देते हैं। बाद में पता चलता है, स्टूडेंट उलटता है तो कहता है कि लो ये तो सिलेबस में है ही नहीं, सारा का सारा पॉइंट से सिलेबस से ही एराइज करता है क्वेश्चन। तो ये था हम लोग का नोटेबल पॉइंट था, हम लोग याद रखेंगे, ये VVI पॉइंट से। अगला देखेंगे, ये तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोगों ने जान गया, गैमेटोजेनेसिस के बारे में जान गया। अब हम लोग को देखना है, अगला पॉइंट है गैमेट ट्रांसफर। ऐसा फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग सभी इस बात को जान चुके हैं कि नेचर में जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, उन सभी परफॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह की प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होती है। फर्स्ट को अभी हमने बताया था गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, और उसी का एक पॉइंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ रहा था कि सेल डिवीजन के लिए कौन सा हमारा गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सी सेल डिवीजन कंप्लीट होती है, उसके बारे में भी हमने स्टडी कर रहा था, और उसी से रिलेटेड पॉइंट्स को हम लोगों ने देख रहे थे। अब हम लोगों का सेकंड में पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर। क्या पढ़ना है, गैमेट ट्रांसफर पढ़ना है। तो ये जनरली ये फिजिकल फिनोमेना है, जनरली क्या ये फिजिकल फिनोमेना है। तो हम कहेंगे ना कि ड्यूरिंग सम प्रोसेस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इन विच gametes, male gametes are gets transferred into female body, such procedure is said to be gamete transfer। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि it is a physical phenomena during in which male gametes are gets injected into female body, so that it is said to be gamete transfer बोलेंगे। तो यह gamete transfer जो होता है प्लांट और एनिमल के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा होता है। ये GT है, गैमेट ट्रांसफर है। अगर कोई एनिमल्स है इसमें भी गैमेट ट्रांसफर होता है, और अगर कोई प्लांट्स हैं इन सभी में भी गैमेट ट्रांसफर होते हैं। अगर प्लांट्स हैं और वो गैमेट ट्रांसफर अगर करता है तो उस प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। ओके, जो हम आगे हम इलस्ट्रेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन।
और ये है क्वाइट्स। क्या है ये? क्वाइट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि यह जो गैमेट ट्रांसफर है प्लांट के लिए पॉलिनेशन, एनिमल के लिए क्वाइट्स है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ये दो प्रोसीड्योर है। ये गैमेट ट्रांसफर खत्म हो गया। एक बात और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्लांट है यह गैमेट ट्रांसफर, ये जो प्लांट के लिए जो गैमेट ट्रांसफर है यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो कहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स। ठीक है, लेकिन हायर एनिमल्स में कभी भी यह किसी प्रकार की एजेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो कहेंगे बट लोअर एनिमल्स गैमेट ट्रांसफर also depends upon agents। ठीक है, लेकिन हमारा हायर एनिमल्स कभी भी या किसी भी एजेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। whereas गैमेट ट्रांसफर of higher animals are not depends upon agents। और इस तरह से हम लोगों ने whereas गैमेट ट्रांसफर ऑफ हायर एनिमल्स आर नॉट डिपेंड्स अपॉन एजेंट्स। और इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कभी भी किसी भी हायर एनिमल्स में जो गैमेट ट्रांसफर होता है वह कभी भी किसी भी एजेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये था हमारा गैमेट ट्रांसफर। अगला देखिए फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। किसको देखना है? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को देखना है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बता दिया था सेक्सुअल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने सेक्सुअल इवेंट्स को हमने देखा था कि दोज इवेंट्स और सम ऑफ देम प्रोसेसेस which are always completes through sexual reproduction, so that collectively known as events of sexual reproduction. Sexual reproduction is further events of sexual reproduction is further divided into three groups, which is mainly depends upon fusion of gametes. First one is said to be pre-fertilization events, second is said to be fertilization, and last one is said to be post-fertilization. Fertilization, that is fusion of both gametes, male as well as female, whereas pre-fertilization is defined as it always occurs before fertilization process, but post-fertilization always completed just after fertilization events. तो हम लोगों ने देख लिया कि जो भी हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसी के आधार पर हम लोगों ने सेक्सुअल इवेंट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट को हमने कहा दिया था प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड को कहा दिया था फर्टिलाइजेशन, और थर्ड को कहा दिया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन। इसी को कहते हैं हम लोग सिनगैमी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? सिनगैमी कहेंगे। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ रहा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कह रहे थे। तो हम बताएंगे ना कि ड्यूरिंग सम सेक्सुअल इवेंट्स in which male as well as female gametes both are fused, so that it is said to be fertilization or syngamy events बोलेंगे। fertilization और syngamy events बोलेंगे।
जिसके अपनी अपनी अलग अलग फीचर्स हैं। अभी अभी हमने बात किया था कि नेचर में 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जिनमें से बहुत सारे जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ सेक्सुअल इवेंट्स को ही परफॉर्म या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही परफॉर्म करता है। और इन सभी को परफॉर्म करने के लिए जब भी एक प्रोसेस है जिसका नाम है दूसरे सेकंड वाले का फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी इवेंट्स कहते हैं। तो इस दौरान हम लोगों ने देखे नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो जो सेक्सुअल प्रोसेस को कंप्लीट करेगा उन्हीं में ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला फीचर्स हम कहेंगे इट इज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, दूसरी बात, मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर फ्यूज्ड, मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर फ्यूज्ड सो दैट इट इज सेड टू बी क्या कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्ट्रासबर्गर। क्या नाम है उनको? स्ट्रासबर्गर। और इन्होंने सबसे पहले फ्रिटिलारिया प्लांट पर देखा था। ठीक है, अगली बात हम देखेंगे यह फर्टिलाइजेशन अगर लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो वह किसी न किसी मीडियम पर डिपेंड करता है लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में कभी भी ये फर्टिलाइजेशन ये डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम लोगों ने देख लिया था ये फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग देखेंगे, टाइप्स के बारे में देखेंगे, किसकी कितनी टाइप्स होता है फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। फर्टिलाइजेशन को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में, जो कि मेनली डिपेंड करता है मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम करने का मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो चूंकि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रहा है ना, इंटरनल पार्ट्स में हो रहा है ना, तो वैसे को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा, अगर बॉडी के बाहर हो, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रहा है, जैसे आप लोगों ने फिश को देखा होगा, मॉस्किटो को देखा होगा, इन सभी में देख रहे हैं क्या फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। बहुत सारे रेप्टिलियाज हैं वो भी, उनमें भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर विद इन बॉडी होता है तो वैसे कोई इंटरनल, और विदाउट बॉडी होता है यानी आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी होता है वैसे को एक्सटर्नल कहेंगे। और इस तरह से हम लोगों को मिल गया 2 तरह का। फर्स्ट वन इज सेड टू बी तो अब हम देखेंगे टाइप्स के बारे में, देखेंगे किसके बारे में देखेंगे, टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कहेंगे इन बॉडी, और दूसरा है आउटसाइड फ्रॉम बॉडी। अगर इन बॉडी यानी बॉडी में होता है, विद इन बॉडी होता है, तो वैसे को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा है अगर आउटसाइड होता है, आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, तो वैसे को कह देंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इस तरह से ही हमारा फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग हमेशा बेहतर से स्टडी करें ताकि कॉन्सेप्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप एनसीईआरटी से स्टडी करें और साइड बुक रखें, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन का स्कोप क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन को टेस्ट करता है और कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारी बात तभी पता चलेगा जब तक कि आप थ्रोली आप एनसीईआरटी को स्टडी नहीं करते हैं। बेहतर से थ्रोली अगर स्टडी कर लेते हैं तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ कैसे टेस्ट किया है, कहाँ से क्वेश्चन एराइज किया है और कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या इसका सही आंसर होगा, आप सभी आसानी पूर्वक ढूंढ पाएंगे। थैंक्स। इसके साथ फिर मिलेंगे अगले क्लास में।